नमस्कार, आप सब लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का इतिहास का पाठ 6 मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है? और आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना। पिछले पाठों में आपने पढ़ा है कि तुर्क सुल्तानों ने छोटे-बड़े कई राज्यों के हराकर एक विशाल सल्तनत की स्थापना की, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना? लगभग 200 वर्षों तक लगभग 200 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, है ना? क्या था? 200 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, ठीक है? शासन करने वाले अंतिम शासक जो थे वो लोधी वंश था, है ना? जिसकी स्थिति कमजोर हो गई थी, ठीक है? इसीलिए वो कमजोर हो गए थे। उन दिनों पूरे भारत में फिर से कई छोटे साम्राज्य बन गए थे, फिर कोई छोटे-छोटे साम्राज्य बनने चालू हो गए थे। बाबर ने अब तो हम कौन थे वो साम्राज्य, चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बाबर ने सन 1526 में क्या किया, जो बाबर थे उन्होंने सन 1526 में से 1530 तक उनका काल चला। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जो बाबर था वो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर को तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था। जो बाबर था उसको तुर्किस्तान में, कहा तुर्किस्तान में फरगना था तुर्किस्तान में, वहां पे एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था, कि उत्तराधिकार के तौर पे वसीयत पे मिला था। वह 13 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? बाबर बैठा। लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर जो उसके विरोधियों थे उनने उसे फरगना से बाहर निकाल दिया कर दिया, है ना? बाबर लगातार संघर्ष करता रहा मगर फरगना नहीं कर पाया। जो उसको राज्य मिला था उत्तराधिकार पे वो उस पर कब्जा नहीं कर पाया, उसको वहां से हटा दिया। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया। उसने सोचा चलो अब काबुल चला जाए। काबुल में वो अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा। मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे, इसलिए बाबर को वहाँ कुछ स्थायी सफलता नहीं मिली। अब मध्य एशिया में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, मंगोलों वगैरह ने बड़ा तूफान मचाया था, तो पहले से बहुत से शासक थे ही वहाँ पे। तो बाबर वहाँ पे अपना ज्यादा पावर नहीं दिखा पाया। उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तान का शासन भी चल रहा था। इस समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने, जो इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाना चाहता था, तो पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खान, वो क्या चाहते थे, इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटा दें। तो उसने क्या किया था कि हटाना चाहता था, दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। उसने बाबर को बोला कि तुम आओ दिल्ली और इस पे आक्रमण करो, ठीक है? ये बाबर की सेना दिख रही, उसने उसको न्योता दिया कि आप आइए और चलो इसका खात्मा करो, ठीक है? तो बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी, अब युद्ध का ध्यान रखना, एग्जाम वगैरह में भी पूछता है, 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त किया। बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थी, है ना? अच्छी बंदूक थी और बारूद वाली तोपें थी, जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। ये उनका हार का कारण बन गया। उसके पास कुशल तीरंदाज घुड़सवार भी थे, जो लोधी की सेना में नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी, किंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुभवी थी, ट्रेंड थी, है ना? बहुत ही ज्यादा। बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलता पूर्वक सेना का संचालन किया और इसलिए बाबर की जीत हुआ। बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे। वो लोग बोले कि भैया धन खजाना लूटो और मतलब काबुल वापस चलो। तो बाबर ने बोला नहीं नहीं, हम भारत में रहकर राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। और उसने क्या किया कि वो उसका इरादा ऐसा था कि वो भारत में ही अपनी स्थापना करेगा राज्य की। अपनी विजय को बनाए रखने तथा अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आसपास के कई राज्यों को और हराया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैसे नहीं एक चीज जीतेंगे करके, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, मिला लिया। अब पढ़ते हैं हम बाबर और राणा सांगा के बारे में। उन दिनों राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत हुआ करता था, राजपूत राजा थे वो। एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया कि भैया युद्ध इधर मत आओ। तो राणा सांगा अनुभवी और कुशल सेना नायक थे, अच्छे सेना नायक थे उन्होंने। उसके साथ कई राजपूत राजा व अफगान सरदार भी मिल गए थे। राणा सांगा की सेना में बाबर की सेना से ज्यादा थे सैनिक थे। अब बाबर के पास सैनिक कम थे लेकिन कुशल थे, और राणा सांगा के पास बाबर से ज्यादा सैनिक थे। तो राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई कि बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा तैयारी करके आए हैं। तो उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे कि क्या मतलब इतनी बड़ी सेना से लड़कर। ऐसे बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया। बाबर ने उनको उत्साहित किया कि नहीं, बाबर ने भविष्य में कभी शराब न पीने का संकल्प किया। उसने ये भी भविष्य में किया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसने सैनिकों को एकत्र कर एक जोशीला भाषण भी दिया। वीर सैनिकों, इस दुनिया में जो, उसका भाषण क्या था,
ये था भाषण कि वीर सैनिकों, इस दुनिया में जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरता है। हिम्मत से युद्ध करो, यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो साम्राज्य मिलेगा, यदि मारे गए तो शहीद होंगे। उसने ये बात कही। सम्मान के साथ मरना अपमानित जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। उसने ये सारा भाषण दिया, हम लोगों ने पिक्चरों में भी सुने हैं। तो बाबर के भाषण का उसके सैनिकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गया। ठीक है। राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने बहुत से शक्तिशाली शत्रु कोई शक्तिशाली शत्रु न रहा कि राणा सांगा ही पावरफुल था। इस तरह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापित कर लिया। बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था। उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बनवाए और वो सुंदर बगीचों के शौकीन था, तो उसने भारत में बहुत से बाग भी बनवाए। बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तार पूर्वक अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। ठीक है, कि उसने क्या क्या अनुभव किया। यह तुर्की भाषा में है और इसका नाम तुजुक ए बाबरी है। इसका नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। और इसे बाबरनामा कहते हैं। क्यों बाबरनामा कहते हैं? क्योंकि इसमें बाबर की आत्मकथा है। अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा बेटा हुमायूं था वो बादशाह बना। पिता के जीते हुए इलाकों को संभालने में उसने काफी कठिनाई आई, उसको बहुत तकलीफ हुई जो जो इलाका उसके डैडी जीते थे उसको संभाल के रखने में। हुमायूं ने अपने भाइयों के अलावा गुजरात के जो सुल्तान थे, अभी हुमायूं का काल था 1530 से 1556, और हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के जो सुल्तान थे, है ना, अपने भाई के अलावा जो गुजरात के जो उसके सुल्तान थे, राजपूत सुल्तान और अफगान सरदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। वह गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल रहा, किंतु पूर्वी भारत जो था, है ना, यानी कि जिधर पश्चिम बंगाल है अभी, वह अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। इस क्षेत्र के अफगान सरदार जो शेर शाह था उसने उसे हरा दिया। इस हार के कारण हुमायूं को सन 1540 में भारत से भागना पड़ गया था। हम लोगों ने सीरियल आता था अकबर बिरबल, उसमें भी देखा है। इसके बाद लगभग 15 सालों तक वह भटकता ही रहा। उसने ईरान के शाह की शरण, वहां पे जो ईरान में जो शाह था उसके पास शरण ले ली और उनकी मदद से 1555 में, यानी 15 साल बाद, फिर से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन फिर 1 साल के बाद दिल्ली में 1556 में दिल्ली का जो पुराना किला है उसमें पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए वो गिर गए, पैर फिसल गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। शेरशाह। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह, जो कि सन 1540 से 1545 तक उनका काल था। आप ये जानते हैं कि हुमायूं को बिहार के शेरशाह के नाम के अफगान सरदार ने हराया था, है ना। बिहार का जो शेरशाह नाम का अफगान सरदार था उसने ही हराया था। उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था किसने? हुमायूं को। शेरशाह एक अफगान सरदार का बेटा था। बिहार के सासाराम में उसकी छोटी सी जागीर थी। सासाराम में की थी क्या थी? एक छोटी सी जागीर भी थी। उसने कई छोटे मोटे बड़े राज्यों राजपूत और अफगान सरदारों को हराया था। ये शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में, है ना। शेरशाह ने अपने राज्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुधार किए। उसका एक राज्य अधिकारी राजा टोडरमल ने भू सुधार कार्य में सहयोग दिया, और जो उसका एक अधिकारी था राजा टोडरमल, उसने भूमि सुधार वाला जो कार्य था ना उसको बहुत अच्छे से सहयोग किया। शेरशाह के शासन में सड़क, सराय और जल व्यवस्था, सराय यानी कि जहाँ लोग शरण लेते हैं, और जल व्यवस्था और सड़कें बहुत विशेष ध्यान दिया गया था, ताकि आम जनता को सुविधा मिले, और जिन्हें बाद में अकबर ने भी अपनाया और आगे बढ़ाया। फिर अकबर ने भी उस चीज को देखा कि हाँ ये जनता की बात है, तो उसने भी उस काम को आगे बढ़ाया। शेर शाह ने बहुत से सिक्के चलाए और प्रारंभ किया। पहला था तांबे का सिक्का जिसमें दाम कहते थे। पहला कौन सा सिक्का चलाया? तांबे का, जिसको दाम कहते थे। दूसरा चलाया चांदी का सिक्का जिसे रुपया कहते थे। उसने सासाराम में अपने लिए एक भव्य मकबरा भी बनवाया पहले से ही। इसके समय में सड़क निर्माण पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन शेरशाह तक अपने जीवित नहीं रह पाया, और वो 1545 में कालिंजर दुर्ग में आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो गई। जब वो कालिंजर दुर्ग किला था में आक्रमण हुआ, उस समय उनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए नक्शा दिख रहा है आप लोगों को, मानचित्र। इस मानचित्र में देखिए, ये सन 1605 में अकबर का साम्राज्य दिखाएगा। एक इस मानचित्र में क्या दिखा रहा है? अकबर का साम्राज्य। जो भी ये लाल कलर से दिख रहा है ना, ये अकबर का साम्राज्य दिखा रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अकबर सन 1556 से 1605 तक अकबर का काल था। पिता हुमायूं तो चले गए, उसके बाद अकबर बहुत छोटा था, आप लोगों की उम्र, लगभग छोटे बच्चों की उम्र का, जो कि 6वीं 7वीं के होते हैं। हुमायूं के विश्वास पात्र जो बैरम खान थे, जिसने जो हुमायूं का वफादार था, उसने अकबर का राज्याभिषेक किया, और बालक अकबर के लिए यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन गया। भाई बहुत छोटे से बच्चे को राजा का पद मिलना बहुत बड़ी बात है।
बालक होने के तक अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज किया। बैरम खां बहुत ईमानदार थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने जो राजा थे हुमायूं, उनके बेटे को राजा घोषित करके और उनका संरक्षक बन के बहुत अच्छे से राजकाज चलाया। फिर उसने शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली तथा योग्यतापूर्वक शासन के बाद अकबर ने क्या किया, बड़े होने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं शासन संभालूंगा और उन्होंने शासन संभाला। राज्य विस्तार कैसे किया? अकबर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने आसपास के क्षेत्रों में विजय अभियान शुरू किया कि मतलब युद्ध करना और कब्जा करना। उसकी सेना ने बहुत तेजी से पूरे उत्तर भारत पर विजय पा ली, जो मैंने आपको नक्शे में दिखाया था। 1561 में मालवा में, 1564 में गोंडवाना, 1568 में चित्तौड़, 1572 में गुजरात और 1574 में बंगाल यानी मुगल साम्राज्य के भाग बन गए थे। फिर सन 1586 से 1600 के बीच में उन्होंने क्या किया, कश्मीर, सिंध, कंधार, उड़ीसा और दक्षिण में बरार, अहमदनगर और खानदेश भी साम्राज्य को मिला लिया अपने एरिया में, जो कि हमने इसमें देखा है मानचित्र में। ये अकबर है, दरबार ऐसे लगता था। देखिए, अकबर एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसका भारत के सभी महत्वपूर्ण और ताकतवर लोग साथ दे, मतलब ऐसा भारत बन जाए, भारत के सभी महत्वपूर्ण लोग बने और ऐसा साम्राज्य पावरफुल राज्य बनाए। शुरू में उसके प्रमुख अधिकारी व सेनापति बाहर से आए तुरानी या ईरानी लोग थे, पहले बाहर के लोग थे तुरानी या ईरानी। फिर धीरे धीरे अकबर ने भारत के लोगों को, भारत के मुसलमान खास करके वे लोग जो सूफी संतों के परिवार के थे उनको और अफगान जमींदार के जो सल्तनत के लोगों को अधिकारी बनाना चालू किया। वह राजपूत राजाओं को भी अपना अधिकारी बनाना चाहता था। इसके लिए उसने राजपूत राजाओं के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है, उसने राजपूत राजाओं से वादा किया कि अगर वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो वह उनका साम्राज्य उन्हें लौटा देगा और उन्हें बड़े बड़े पद भी दिए जाएंगे और वह किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगा। तो अकबर ने क्या नियम निकाला कि हम तुमको पहले युद्ध में जीत लिया, मैं तुमको तुम्हारा राज्य दे दूंगा, अपने हिसाब से राज्य करो, लेकिन दोस्ती का हाथ रखो और क्या बोलते हैं, किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा कि तुमको हमारा ही धर्म मानना है, ऐसा, और बड़े पद भी मिलेंगे। तो उसने अनेक राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने जयपुर के पास शादी की तो हमने देखा है। उसने जयपुर के पास स्थित अजमेर के कछवाहा वंश के जो राजा भारमल थे की सहायता की और उसके पुत्र भगवान दास तथा पोते मान सिंह को शाही सेवा में ऊंचे पद दिए, है ना, पढ़े हैं ना हम लोगों ने। और जो राजा भारमल थे उनकी पुत्री ने अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया था। शादी के बाद भी राजपूत रानियों को संपूर्ण धार्मिक आजादी थी कि वो अपने हिसाब से जो धर्म अपनाना चाहें वो अपनाएं। अकबर की राजपूत नीति के कारण उनके राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की और जो उसकी नीति थी उसके कारण राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसमें कम दखल दिया उसके काम में। मेवाड़ के राणा प्रताप को छोड़कर, जो मेवाड़ के राणा प्रताप थे उनको छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। ठीक है, ये राणा प्रताप है। अकबर और राणा प्रताप। सन 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसिंह एवं राजकुमार सलीम, है ना, जो अकबर का बेटा था, के नेतृत्व में एक विशाल सेना चित्तौड़गढ़ भेजी युद्ध करने के लिए। मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। याद रखना, 1576 में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना विजयी हुई, किंतु जो राणा प्रताप थे, है ना, मुगल सेना विजयी तो हुई लेकिन जो राणा प्रताप थे वो बोले, मैं, उन्होंने हार नहीं मानी। वे चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर अपना जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष करते रहे। वो बोले पहाड़ी में ही रह रह के, जंगलों में रह के पूरा युद्ध करते रहे, किसे, मुगलों से संघर्ष। उन्होंने अपने मंत्री मेवाड़ के भामाशाह द्वारा उन्हें राणा प्रताप को समर्पित धन से अपनी सेना का पुनः संगठन किया। और जो उनके मंत्री थे मेवाड़ के, अपनी मंत्री मेवाड़ के भामाशाह जो थे, उन्होंने उन्हें राणा प्रताप को समर्पित धन दिया और पुनः संगठन किया, किसको, सेना को, और अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने में राणा प्रताप सफल भी हो गए अपने मंत्री की सहायता से। अब हम पढ़ते हैं रानी दुर्गावती और अकबर के बारे में। गोंडवाना या गठाकटंगा विस्तृत और संपन्न राज्य था। ठीक है, इस राज्य की राजधानी चौरागढ़ थी और मुख्य निवासी गोड़ थे। सन 1548 में इसमें राजा दलपत के देहवासन के बाद रानी दुर्गावती अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी। तो राजा दलपत राव जो थे वो नहीं रहे, तो उनकी पत्नी दुर्गावती, है ना, रानी दुर्गावती ने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी और अपने मंत्रियों की परामर्श एवं सहायता से सफलतापूर्वक शासन करती रही। कौन? रानी दुर्गावती। अपनी उदारता, दक्षता एवं सुयोग्य प्रशासन से गोंडवाना में उसने राजनीतिक एकता स्थापित कर ली थी। बहुत अच्छा उनका नियम था, उदारता थी, बहुत काबिल थी। गोंडवाना की समृद्धि एवं धन संपन्नता को देखकर साम्राज्य विस्तार की भावना से अकबर अकबर क्या करता था, आक्रमण करना चाहता था। इसलिए उसने आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण किया।
रानी ने कवच और शीर्षस्त्राण धारण कर हाथी पर सवार होकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। वाओ! इस बीच दुर्भाग्य से उसे एक तीर लगा जिससे वह बेहोश हो गई। ठीक है? होश आने पर उसने अपने पराजय का पता लगा और जब वो होश में आई तब उन्हें पता चला कि हम हार चुके हैं। शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने की आशंका से छाती में कटार धोकर उन्होंने कहा कि मैं शत्रु से अपमान नहीं हो अपमान होगा, पकड़ लेंगे, तो उसने अपनी छाती में कटार घोंप लिया। छत्तीसगढ़ उस समय रतनपुर राज्य कहलाता था और जो छत्तीसगढ़ था वो क्या था? रतनपुर राज्य कहलाता था और यहाँ पर कलचुरी राजवंश का प्रशासन प्रभावशाली था। इस तरह अकबर की इन नीतियों के कारण उसके पदाधिकारी में ईरानी व तुर्रानियों के अलावा अफ़गान के लोग, भारतीय मुसलमान, राजपूत, राजा आदि भी शामिल हो गए थे। अब शासन व्यवस्था देखते हैं। अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की? उसने अपने विशाल साम्राज्य को 15 सूबों में बाँटा। क्या किया? 15 सूबों में बाँटा। सूबे का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसा ही था। जैसे आज के प्रदेश होते हैं ना, वैसे प्रत्येक सूबा यानी कि प्रांत सरकारों यानी जिलों में बँटा हुआ था और प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों यानी तहसीलों में, जैसे परगने उसको अभी की डेट में तहसील में विभाजित था। कई गाँवों के समूहों से एक परगना बनता था। बहुत से थे उसका एक समूह क्या बनता था? परगना बनता था। अकबर ने केंद्र से लेकर परगना तक जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया। उसने क्या किया? केंद्र से लेके सेंटर से लेके परगना तक एक-एक तहसील से तहसीलदार हो गया, केंद्र का अलग लीडर हो गया, जैसे अपन की नहीं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब बारी-बारी वैसे ही। तो मुगल शासन के अधिकारी को मनसबदार कहा जाता था और जो मुगल शासन के अधिकारी थे उनको मनसबदार कहा जाता था। इस तरीके से उसने केंद्र से लेके यानी कि मेन पॉइंट से लेके परगना तक यानी कि तहसीलदारी तक लोगों को अधिकारी नियुक्त किया। अब हम पढ़ते हैं मनसबदार। मुगल साम्राज्य में काम करने वाले अधिकारी और सेनापति को कौन कहते थे? मनसबदार कहा जाता था। तो प्रत्येक मनसबदार को उसकी सेना के अनुसार एक दर्जा दिया जाता था। हर मनसबदार को एक दर्जा दिया जाता था जिसके मनसब कहते थे, जिसे मनसब कहते थे। सभी मनसबदारों को बादशाह खुद नियुक्त करता था। बादशाह खुद नियुक्त करता था और उन पर बादशाह का सीधा नियंत्रण होता था। ऐसा नहीं कि मनसबदार नियुक्त कर दिए तो जिसका जो मन है वो करे। सभी मनसबदारों को घुड़सवारों की एक फौज तैयार रखनी पड़ती थी। सबके पास एक फौज होनी चाहिए थी जो घुड़सवार हो और जब भी बादशाह को उनकी जरूरत पड़ती उन्हें अपनी फौज के साथ जाना पड़ता था। बादशाह उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार कहीं भी नियुक्त कर सकता था कि जहां मन किए वहां भेज दिए। इसके बदले मनसबदारों को, विशेषकर बड़े मनसबदारों, बहुत तरह के, एक छोटे मनसबदार, बड़े मनसबदार, तो जो बड़े मनसबदार होते थे उनको ऊंचे वेतन दिए जाते थे और काफी शाना शौकत का जीवन बिताते थे। उनको कई अब मनसबदारी मिली है तो उनका खुद का महल, बहुत सी रानियां उनकी भी होती थी। लेकिन मनसबदारों का वेतन सीधा रुपयों में नहीं मिलता था। उन्हें किसी क्षेत्र से लगान इकट्ठा करके वेतन के बदले रखने को कहा जाता था कि लगान इकट्ठा करना पड़ेगा। उन क्षेत्रों को कहते थे, क्या कहते थे? जागीर। वह मनसबदार उस इलाके का जागीरदार हो जाता था। मनसबदारों का समय समय में तबादला कर दिया जाता था। हमने पहले भी बताया जरूरी था तबादला, नहीं तो लोग एक ही जगह पे अपना पावर दिखाएंगे और बादशाह के साथ कोई मिलकर विद्रोह भी ना कर सके, ग्रुप ना बना ले, गुट ना बना ले, है ना। साथ ही अकबर ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई भी अधिकारी मनमानी ना करे और सभी लोग बादशाह की आज्ञा का पालन करें। ऐसे नियम भी उन्होंने बनाए थे। लगान व्यवस्था भी रखी थी। अकबर जब बादशाह बना तो किसानों से लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था काफी कमजोर थी। छोटे अधिकारी व जमींदार किसानों पर मनमानी करते थे। जब अकबर बादशाह बना था तो किसान जो लगान इकट्ठा करते थे ना, बहुत कमजोर थी और अधिकारी लोग, जमींदार किसानों पर बहुत मनमानी करते थे। लगान वसूली कभी ज्यादा कभी कम हो जाती थी। इसलिए अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपयों में देंगे, ना कि अनाज में। तो क्या किया? अब सीधा रुपया मांगने लगे। किसान जितनी जमीन में खेती करता था उसके हिसाब से उसका लगान तय कर दिया जाता था। आमतौर पर किसानों को अपनी उपज का 1/3 या आधा हिस्सा लगान के रूप में देना होता था। किसान से लगान इकट्ठा करने से स्थानीय जमींदार अधिकारियों की मदद करते थे। जो स्थानीय जमींदार थे वो अधिकारियों की हेल्प करते थे। किसानों से इकट्ठा किए गए लगान से ही राज्य का खर्चा चलता था। मतलब हर जगह आज भी किसान है, पूरा सब लोगों का हर चीज चला रहे, बिना किसान के कुछ नहीं हो सकता और पहले भी किसान ही सब कुछ करते थे। धार्मिक नीति सन 1575 से 1585 के बीच अकबर ने बहुत से धर्म गुरुओं से उनके धर्म के बारे में चर्चा करी। उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में मस्जिद के पास एक इबादत खाना, प्रार्थना गृह बनवाया। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में मस्जिद के पास। इसमें उसने इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं के अलावा योगियों, हिंदुओं, जैन, पारसी और ईसाई धर्म गुरुओं को भी चर्चा के लिए निमंत्रण दिया था। इन चर्चाओं के फलस्वरूप उनके मन में यह धारणा बनी कि सभी धर्मों की सच्चाई व अच्छाई है। सभी धर्म सच्चा और अच्छा ही सिखाते हैं। दुनिया में विविधता, अलग-अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बने। ईश्वर ने ही अलग-अलग धर्म बनाए हैं, है ना? अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए, यानी कि एक ही चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, किसी के पीछे
गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें सबके प्रति शांति, सुलह कुल की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति को बनाने में अकबर के सहयोगी अबुल फजल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी ने अकबर के राज्यकाल का विस्तार पूर्वक इतिहास अकबरनामा में लिखा। और अबुल फजल ने ही क्या किया, अकबर का अकबरनामा किस पे लिखा, इतिहास, जो अकबर का जो पूरा हिस्ट्री था ना वो लिखा। इसी नीति के अनुकूल अकबर ने हिंदुओं पर लागू जजिया व तीर्थ यात्रा कर हटा दिया कि अब कहीं भी आप तीर्थ जाओगे तो कर देना पड़ेगा, और जाजिया कर वो भी हटा दिया। मंदिर बनाने की अनुमति दी और हिंदू व जैन मंदिरों व मठों को दान दिया। उसने रामायण, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। अकबर ने अपने निजी जीवन में भी कई धर्मों की बातों का समावेश किया कि बहुत से लोगों को भी उन्होंने अपने अपने अंदर भी धारण किया। वह रोज सूरज की पूजा करते थे, मांस मदिरा आदि का उपयोग कम करने लग गए थे और दिवाली, नौरोज जैसे त्योहार मनाते थे। पारसी लोग का नौरोज त्योहार, दिवाली, उसकी उस नीति से मुगल साम्राज्य को सभी लोगों का समर्थन भी मिलने लगा है। सबको लेके चलोगे तो हर कोई आपका साथ देगा। अकबर ने करीब 50 वर्षों तक राज किया। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना। अकबर ने क्या किया, 50 वर्षों तक राज किया। उसके बाद उनका बेटा जहांगीर राजा बना, है ना। तो ये पार्ट भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं और आगे अच्छा काम कर सकूं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।